बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। कुदरत ने इंसान को हैरत अंगेज सलाहियतें बख्शी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अंदर छुपी इन सलाहियतों का इदराक हो पाता है। दांतों से सैकड़ों किलो वजन उठा लेना, भारी अशिया निगल लेना, आग से खेलना, सांपों से कटवाना, ये हाथ पर जो मूव कर रहा है ये अपना दिफा कर रहा है, ना काबिले यकीन जादू के करतब दिखाना और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। ऐसे बहुत से काम हमारे मुआशरे में बाज लोग करते नजर आते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। ये लोग खतरों से क्यों खेलते हैं? क्या इनको मौत से डर नहीं लगता? ये महज फन है या रोजगार का वसीला? आज हम जानेंगे कि मौत की आंखों में आंखें डालकर रोजगार कमाने वाले किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। इन लोगों ने क्यों ऐसे फन को अपना रोजगार बनाया जिसमें उनकी जान भी जा सकती है? इसका सीधा सा एक जवाब तो यह है कि साहब, पापी पेट की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैं रश्का भी चलाता हूँ क्योंकि ये पार्ट टाइम प्रोग्राम भी छोटे मोटे करता हूँ, क्योंकि उधार तो नहीं होता कि यहाँ से नहीं यहाँ से कुछ मिल जाए कि अपना घर चला सकूँ। हमने इनको अप्रोच किया, उनको लेके आया, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया और आपने देखा लोग किस तरह से मज़ा कर रहे थे, किस तरह एंजॉय किया। फैमिलीज, बच्चे, उनके लिए इतनी इजी एक्सेस है कि आपके सामने बैठ के और वो जो भी वॉक इन कस्टमर अंदर आ रहा है वो देख रहा है, उसके सामने इस तरह की चीज़ें अब नज़र ही नहीं आती हैं। टीवी पे कुछ छोटी मोटी पुरानी चीज़ें देखने में नज़र आ जाती हैं, लेकिन आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस हो रही हो और इस तरह के दिलचस्प मुजाहरे हो रहे हो तो लोग खुश होते हैं। माशाल्लाह हर वीकेंड पे यहाँ पे ये जो ना हम जश्न और इस तरह की चीज़ें अरेंज कर रहे होते हैं और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं माशाल्लाह। कराची में साहिल समंदर पर हाल ही में एक बेहद खूबसूरत फूड स्ट्रीट कायम हुई है जिसे पोर्ट ग्रांड का नाम दिया गया है। यहाँ झिलमिलाती रोशनियां समंदर की लहरों में मुनक्किस होती हैं तो ये मंजर आंखों को बेहद भला लगता है। लोग यहाँ रात का खाना खाने आते हैं और खतरात से खेलने वाले इन बाजीगरों और फनकारों के फन से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। आइए सबसे पहले हम पोर्ट ग्रांड पर परफॉर्म करने वाले मोहम्मद रऊफ से मिलते हैं। मोहम्मद रऊफ ने अपने शो के दौरान जो आइटम पेश किए वो नाकाबिले यकीन थे। आखिर किस तरह एक इंसान अपने जिस्म के अंदर हर किस्म की अला बला उतार सकता है? ये सब चीजें खाकर वो जिंदा कैसे है? उसकी जबान, हलक, सांस की नाली और पेट की आंतें किस तरह सलामत रहती हैं? लाइव शो में जरा फासले पर बैठे हाजरीन को बाजीगर धोखा दे सकता है। हम मोहम्मद रऊफ के फन की हकीकत जानने के लिए उसके घर पहुंच गए। मोहम्मद रऊफ ने हमारा चैलेंज खुशदिली से कबूल किया और समा के नाजरीन के लिए बतौर खास अपने आइटम हमारे सामने पेश किए। एक मेज पर मोहम्मद रऊफ का दस्तरखान सजा था और दस्तरखान पर जो चीजें रखी थीं, उन्हें देखकर ही हमारी रूह फना हो रही थी कि कोई होशमंद इंसान ये चीजें भी निगल सकता है। अब लोग तो खाते हैं वो
इसको छील के मैं तो ऐसी। मोहम्मद रऊफ ने इब्तदा केलों से की। हम केले छिलका उतार कर खाते हैं, मगर रऊफ केले छिलके समेत खा रहा था। साथ में उसने कुछ पत्तों की जुगाली भी की। खैर ये कोई ऐसी बात नहीं थी। भूख शदीद हो तो इंसान बहुत कुछ खा सकता है। अब अखबार की बारी थी। देखते ही देखते रऊफ ने अखबार के कई सफ़ात हजम कर लिए। अखबार की बाज़ खबरें और इदारिये हमसे वैसे ही हजम नहीं होते, लेकिन रऊफ तो ये सारा खतरनाक मवाद चबाकर हजम कर चुका था। अब रऊफ शेविंग ब्लेड की तरफ मुतवज्जा हुआ। हमने खुद चेक किया, वो तेज धार वाला ब्लेड ही था। रऊफ ने ब्लेड को तोड़ा और मुंह में रखकर कर कर चबाने लगा। इसके बाद उसने एक ट्यूबलाइट तोड़ी और अब वो ट्यूबलाइट भी गन्ना समझकर चबा रहा था। अब ये देखो, ये तो आपके सामने कर रहा हूं। साथ ही खुश्क मेवे की तरह उसने नोकीली कीलें भी फांक ली। ये मंजर देखकर हमें बड़ी गजगजियां आईं। ये सब कुछ देखना खासा रूह फरसा था। हमारे सामने रऊफ ने ये सब कुछ खाया था, मगर दिल नहीं मान रहा था कि एक जीता जागता इंसान जानते बूझते किस तरह रोज ये खतरनाक चीजें निगल लेता है। हकीकत का सुराग लगाने के लिए हमने मोहम्मद रऊफ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल पड़े। रऊफ को नहीं पता था कि हम उसे कहां ले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि हमें कहां जाना है। अब हम करीबी एक्सरे लेबोरेटरी पहुंच चुके थे। वहां हमने मोहम्मद रऊफ के पेट का एक्सरे करवाया, मगर लैब इंचार्ज ने एक्सरे देखकर हमें जो रिपोर्ट दी वो नाकाबिले यकीन थी। कुछ देर पहले ही रऊफ ने हमारे सामने सब कुछ खाया था। उसने कुछ उगला नहीं, कै नहीं की। फिर उसके पेट में पहुंचने वाली ट्यूबलाइट की किरचियां, कीलें और ब्लेड के टुकड़े एक्सरे में नजर क्यों नहीं आए? अब इसमें अगर अखबार है वो तो नहीं नजर आएगा, बिल्कुल। और ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं नजर आए जो रेडियो ओपेक हम कहते हैं, यानी कि जैसे ये आप नज़र आ रहा है ना आर, जी जी, ये आर इसलिए नज़र आ रहा है कि इसमें से एक्सरे गुजर नहीं सके। हमने मजीद तसल्ली के लिए उसके सीने का एक्सरे भी कराया यहाँ से हमारी खुराक की नाली शुरू होती है, गर्दन से आती है कि शायद खुराक की नाली में कुछ फंसा नजर आ जाए, मगर इस बार भी एक्सरे साफ था। तो हमने पहले एक्सरे में देखा, उसमें एब्डोमेन का एक्सरे था, वो पेट का एक्सरे था, उसमें भी कोई रेडियोपैक फॉरेन बॉडी नहीं थी, और इसमें भी हमें कोई ऐसी फॉरेन बॉडी नज़र नहीं आ रही। कोई धाती चीज एक्सरे में नजर ही नहीं आ रही थी। नहीं है। अगर मोहम्मद रऊफ ये सब चीजें पेट में लेकर नहीं भी जाता, मगर मुंह में रखता तो है। हेड जो है ट्यूबलाइट और ब्लेड कीले, ये पहले मैं ओरिजिनल करता था तो मेरे पेट में भी चली गई हैं, तो मेरा ऑपरेशन हुआ, उसे निकाली डॉक्टर ने। 35 तकरीबन टाँके भी मेरे लगे हैं, मगर उसके बाद थोड़ी टेक्निक भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि कम खाई जाए। हाँ, मगर लोग ये समझते हैं बहुत खा रहे हैं। मोहम्मद रऊफ ने अपने रोजगार के लिए इस खतरनाक फन को जरिया बनाया है। ये सब कुछ हैरत अंगेज भी है और मावराए अक्ल भी। कि हमारा तो काम ही है ये लोगों को हैरत करना, हैरत से हमें देखें भाई किस तरह से कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो लोगों को खुश करने के लिए हम जो है ये आइटम करते हैं। और उसके बाद जो है ना, हम अगर चूरा करके बिल्कुल उसको पाउडर बना के मुंह में अगर खा लें तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। मगर फिर भी लोगों से मैं कहूँगा, हमारी तो एक आदत हो गई है, मगर लोग दूसरे ना करें इस चीज़ को, ये ख़तरनाक चीज़ है। ख़ास तौर पे बच्चे ना इसको करें, ये नुकसानदेह।
मैजिक के अलावा आप जो और कारोबार भी करते हो तो वो किस लिए आप करते हो? वो मैं कार्टून कैरेक्टर हमारे घर में बनते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, मेरी वाइफ बनाती है, बच्चे भी मेरे बनाते हैं, समझे साहब। वो यूँ कि इससे तो पूरा नहीं होता ना हमें भाई, तो इसकी वजह से हमने वो भी काम करना पड़ता है कि भाई ताकि अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, समझे ना। अब हम इतना अच्छा मैजिक शो करते हैं, नाम है एक, अल्लाह का शुक्र है। अब हम बाहर जाएं तो ऐसे शलवार कमीज़ में या कपड़े फटे हुए पैंट हो तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अब ये नाम है तो उसके साथ भाई कपड़े भी वैसे ही पहनना पड़ते हैं, हमें मजबूरी है अभी। आगे हम देखेंगे आग से खेलने वालों का रक्स। लियारी के कुछ नौजवान इस कदीम फन की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं, मगर न इनकी पजीराई है और न ही हौसला अफजाई। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों की तारीख में आग और रक्स का तालमेल एक हैरत अंगेज मजहर नजर आता है। कदीम अमरीकी कबाइल के लोग आग के गिर्द रक्स करते थे और आग पर चलकर अपने देवताओं को खुश करते थे। पाकिस्तान में रक्स के साथ आग इब्राहिम डाडा लेकर आए। इब्राहिम डाडा कदीम बलोची रक्स लेवा आग के खतरनाक करतबों के साथ पेश करते थे। लियारी में फायर डांस की इस रिवायत को इब्राहिम डाडा के साहबजादे मोहम्मद नासिर और उनके शागिर्द जुल्फिकार हुसैन जिंदा रखे हुए हैं। हमारे फील्ड को दरअसल पाकिस्तान में बहुत बुरा मानते हैं। जैसे डांस फील्ड है ना, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये बस हम लोग जिस तरह शौक में पड़ गए, अब हमारा एक समझो एक पूरा जिम्मेदारी हमारे सर पे आ गया। अगर हम ना भी करना चाहें ना तो वालिद साहब के नाम के जैसे बहुत से प्रोग्राम आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, ज़बरदस्ती हमें बोलते हैं आप लोग को करना है ये काम, तो हम लोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ लियारी में एक आर्टिस्ट होता था, अभी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जिनको देख के मुझे ये शौक़ हुआ है वो जनाब इब्राहिम डाडा उनका नाम था। और तकरीबन काफ़ी अरसे से उनका ये डांस हम देख देख के मुझे एक शौक़ सा पैदा हो गया कि इतना ख़तरनाक काम है ये कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। तो मैं तकरीबन उसके पीछे पड़ गया था कि सर मुझे ये सीखना है, मुझे ये डांस सीखना है, आपसे मुझे शौक़ है। तो उन्होंने मुझे बताया बेटा इस काम के अंदर खतरा बहुत है, जान का खतरा बहुत है, जलने का खतरा बहुत है, ये बहुत डेंजरस काम है, इसको आप ना करो, आप कोई और शौक़ कर लो, कोई और चीज़। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह अगर सीखूंगा तो इसी को सीखूंगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। शायद कभी ज़िंदगी में मौका मिले, ओलंपिक में, पाकिस्तान में, किसी चीज़ में हमें मौका मिले तो हम अपने मुल्क की तरफ से ये देखा है कि हम लियारी के ऐसे ऐसे भी बंदे मतलब आर्टिस्ट मौजूद है लियारी के अंदर। लियारी के नौजवानों पर मुश्तमिल फायर डांस का ये क्लब पोर्ट ग्रांड में भी रोज परफॉर्म करता है। इनसे हमने कहा सर हमारे आर्टिस्ट हैं, हम ये फायर डांस करते हैं, ये फ़न दिखा सकते हैं, तो हम लियारी में रहते हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमारे बैकग्राउंड में पीछे सारा जिम्मेदारी हमारे सर पे, आप मेहरबानी करके हमें कोई जॉब दे दो तो हम आपको अपना फ़न दिखाएंगे लोगों को हमारा। तो उन्होंने दिखाया उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लियारी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, बेरोज़गार हो, तो आपके पास इतना अच्छा फ़न है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने हमें रख दिया कि आज आप यहाँ आ जाए कि लोगों को अपना फ़न दिखाए ताकि ये फ़न दोबारा ज़िंदा हो सके। जंगियों का स्वांग रचाकर ढोल की थाप पर जब ये जोशीले नौजवान रक्स में झूमते हैं तो देखने वालों पर वज्र सा तारी हो जाता है।
और जब ये नौजवान रक्स के दौरान आग के शोले भड़काती सलाखों को अपने हाथों, टांगों और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर फेरते हैं या मुंह से आग निकालते हैं तो दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। बेरोजगारी के आग में जलने से बेहतर है तो ये फन के आग में हम जल के कुछ कर ले, दुनिया के दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। बेरोजगारी में तो कुछ मिला नहीं, ना हमें कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना हमें किसी गवर्नमेंट में जॉब मिला, कुछ भी। तकरीबन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर आए, बड़े बड़े बात करके अपने काम निकाल के चले गए। जिसका मतलब पड़ता था वो कहते थे हम आपको ये करेंगे, हम आपको रोज़गार में लगाएंगे। जब उनका मतलब निकल जाया करते थे तो हमें बाद में पूछते थे, जब हम उनके पास जाते थे कहने के लिए सर हमारा रोज़गार का क्या हुआ, तो ये कहते थे कि अभी टाइम है बेटा, जब तक लियारी में टाइम पास कर लो, जब हो जाएगा आपको कह देंगे। तमाशा दिखाने वालों ने तमाशा दिखाया, तालियां बजाई और फिर सब भूल गए। 1 लाख भी आप मुझे दे तो शायद मैं ये परफॉर्मेंस ना कर सकूं। जिस तरह से इन्होंने ख़तरे में अपने आप को डाल के एक मतलब आग के साथ बिल्कुल लाइव परफॉर्म किया है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ किया है। मैं समझता हूँ कि अब एक ऑडियंस को इस तरह से कॉन्फिडेंटली फेस करना एक अप्रिशिएट करने वाली बात है बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए कि हम अपने ऐसे टैलेंट को गली कुचों से निकालें और उनको ऊपर लेकर आएँ और उनको आगे बढ़ाएं। मतलब कि उनका नाम था कि दुनिया देखे कि हमारे मुल्क में क्या क्या टैलेंट है। आप इसको एज अ करियर प्रमोट करें फॉर इंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर, और ये हमें अब्रॉड जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है दे कैन मेक द नेम ऑफ अ कंट्री। हमारे पास अगर प्रॉपर एकेडमीज होना तो वी आर नॉट लेस देन इंडिया एंड वी कैन प्रूव दैट। हम प्रूव कर सकते हैं वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इस कदीम डांस फॉर्म को जिंदा रखने वाले ये नौजवान बस अपने शौक, अपनी लगन और अपनी धुन में नाच रहे हैं। मगर इन नौजवानों का ना कोई मुस्तकबिल है और ना ही इन्हें किसी किस्म का तहफ्फुज़ मुयस्सर है। खुद मोहम्मद नासिर शाम को डांस करते हैं और दिन में पापड़ बेचते हैं, क्योंकि इस फन से इन्हें कुछ नहीं मिलता। फायर डांस कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आग तो फिर आग है और आग का काम ही जलाना है। क्या अरबाब इख्तियार और सकाफती इदारे रक्स की इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने वाले इन नौजवानों की सरपरस्ती नहीं कर सकते? ये नौजवान जो सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह किए बगैर आग के मदार पर महवे रक्स हैं, न इनकी कोई सिक्योरिटी है और न ही इंश्योरेंस। किसी हादसे की सूरत में इन फनकारों के जख्मों का मदावा कहीं नजर नहीं आता। कहते हैं सांप की फितरत ही डंक मारना है। लोग तो आस्तीनों के सांपों से भी डरते हैं, मगर ये हैं स्नैक मास्टर मोहम्मद असलम, जो सांपों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद असलम 218 घंटे सांपों के दरमियान रहकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। मैंने एक शो किया था 218 घंटे का, 2000 सांपों में बैठकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने नहीं किया।
मोहम्मद असलम को सांपों की इकसाम और खुसूसियात पर मुकम्मल उबूर हासिल है। ये हमारे सामने अपनी पिटारी में से सांप निकालते रहे और इसके बारे में बताते रहे। ये आप देख सकते हैं एक वो सांप जो बिल्कुल खिलौना है। ये रेप्टाइल्स, ये कीड़ा बिल्कुल बेज़बर है, इसमें कोई जहर नहीं और ये काटता भी नहीं। इसके बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके दो मुँह होते हैं, क्योंकि इसकी मुँह और दुम दोनों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसी है। इसको कहते हैं चितरी सांप। इस पर अल्लाह ताला ने 5 कलर दिए, लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा पहले ही से डिफरेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल वाइपर क्रॉस होता है ज़्यादातर। इसकी शक्ल वाइपर से मिलती है। अल्लाह ताला ने देखें इसको ये 5 कलर दिए और ये लचक रखता है हर तरफ मुड़ने की, लेकिन इसमें भी जहर नहीं होता। ये दोनों सांप जहरीले हैं। इसी तरीके से एक सांप कहलाता है चींबा, जिसके ऊपर भी 4-5 कलर हैं, लेकिन वो काटता ज़रूर है, लेकिन जहर उसके अंदर भी नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर मुख्तलिफ है और बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो ये खौफनाक शक्ल लगता है। 4 से 5 फुट का ये स्नेक है, लेकिन इसके अंदर जहर नहीं है। दांत ज़रूर हैं इसके अंदर, लेकिन ये काट भी अगर ले तो लेकिन इसमें जहर नहीं, नुकसान नहीं देगा। और आपने अक्सर देखा होगा जो सांप बीन पे मस्त होते हैं, इसकी लॉजिक क्या है ये देखें इधर। ये हाथ पर जो मूव कर रहा है ये अपना दिफा कर रहा है, मस्त नहीं हो रहा। अगर बीन पर वाकई मस्त होता तो आप देख सकते मेरे हाथ में कोई बीन तो नहीं है ना। ये अपनी जान बचाने के लिए अपना दिफा कर रहा है और ये उस वक्त तक नहीं काटेगा जब तक ये अपना फ़न को बंद ना कर ले। जब तक इसका ये फ़न खुला है उस वक्त तक ये सिर्फ एक दिफाई अंदाज कर सकता है, लेकिन काटने की सलाहियत नहीं। जब ये काटेगा तो थोड़ा फ़न को कमज़ोर करेगा, इसका फ़न कमज़ोर होगा, बंद होगा, फिर ये अपने दांत खोलेगा और सामने कोई भी चीज़ हो उसको डसने की सलाहियत रखता है। ये कहलाता है किंग कोबरा, सांपों का सरदार, जिसे अंग्रेज़ लोग भी कहते हैं किंग ऑफ कोबरा। लेकिन इसकी मनगढ़ंत कहानियाँ ज़रूर दिखाई। इसका हकीकत काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के टेक्नीशियनों ने, करने वालों ने दिखाया कि देखें कोबरा क्या चीज़ है। ये जिस तरीके से मेरे हाथ पर लिपट रहा है आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से लिपटने के बाद ये हाथ की हड्डी तोड़ने की सलाहियत रखता है। ये मेरी कलाई पर आप देखें कितनी मजबूती से इसने पकड़ा। अगर 2 आदमी मिलकर भी इसको खींचें तो ये हाथ छूटेगा नहीं, हड्डी टूट जाएगी। लेकिन मुझे इसका यहाँ से इसका सांस रोकना पड़ेगा ताकि घबरा कर मेरे जिस्म को आज़ाद कर दे। ये देखें आप, ये दुम के सहारे भी, हड्डियों के सहारे भी अपना आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और यहाँ से देखें ये अब बिल्कुल काटने की पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं इसकी गिरफ्त में हूँ। तो आप जैसा मैंने पहले बताया था कि अपने फ़न को जब थोड़ा सा छोटा करेगा तो मुंह खोलने की सलाहियत कर लेगा। ये देखें अब ये काटने की पोजीशन में है। ज़ाहिर है कि मुझे अब इससे बचना है और अपना दिफा करना है, और अगर इसको पकड़ना है तो सबसे पहले ख़ुद को छुड़ाने के लिए मुझे ना उधर नहीं जाना, ज़रा परेशानी हो जाएगी। इधर या इधर देखें, ये जब मुझे इसको छुड़ाना है तो ज़ाहिर है कि मुझे इसको धोखा देना पड़ेगा। किस तरीके से ये देखिएगा, अब आप देखें जब इसका ये सांस बंद होगा, सांस बंद होने की वजह से ये अपनी गिरफ्त को ढीला करेगा और गलती से मेरा हाथ लूज़ हुआ तो ये मुझे काटेगा। यानी इसका मिशन मुकम्मल हो गया कि मुझे पहले इसने जकड़ा और उसके बाद इसने मुझे डसा। और ये देखें जी, जैसे जैसे मैं इसका सांस रोकूंगा कुछ सेकंड के लिए, अभी सांस नहीं रुका हुआ इसका, सांस रुकते ही देखें छोड़ना मुझे शुरू करेगा, ये भागना शुरू करेगा। ये देख लें, ये देख रहे हैं आप, सांस रुकते ही इसने भागना शुरू कर दिया और मुझे आसानी से ख़ुद को आज़ाद होने का मौका मिला। आखिर इतने सारे सांप इन्हें कहाँ से मिल जाते हैं? इन सांपों के लिए एक तो मुझे जंगलों में जाना पड़ता है, दर बदर होना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे कोई दावतनामे पे तो सांप आएगा नहीं, बड़ी मुश्किल से इनको जमा करना पड़ता है। और अगर हम इन्हें ख़रीदें तो ये एक जोगी वगैरह जो होते हैं वो पकड़ के लाते हैं, तो ज़्यादा तादाद में 2-4 हज़ार जमा करने के लिए लाजमी बात है कि टाइम लगता है, फिर प्रोग्राम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम ख़रीदें तो 500 से लेकर 1000 तक एक सांप हमें ब्लैक कोबरा पड़ता है, जो ख़तरनाक है। आम सांप तो 20-50 के मिल जाते हैं, लेकिन उनको दिखा के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जिससे मैं बहुत दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि रियल हकीकत लोगों को दिखाई जाए। ये सांप जमा करने के लिए कुछ हमें जोगियों से ख़रीदने पड़ते हैं, खुद जाकर पकड़ने पड़ते हैं, तब ये जमा होते हैं बड़ी मेहनत के साथ। और उस दौरान इनको संभालना, रखना, इनके खाने पीने का सारा ध्यान रखना। फिर एक शो होता है जिससे लोग 10 या 12 दिन बड़े इन्जॉयमेंट से देखते हैं और बड़ी वाहवाकार होती है। लेकिन 12 दिन के बाद कोई नहीं जानता कि स्नैक मास्टर असलम कौन था, कहाँ गया, कहाँ से आया था। मोहम्मद असलम का भी वही गिला है जिसका इजहार खतरों के दूसरे खिलाड़ी भी करते रहे हैं।
ये लोग अपनी जान खतरों में डालकर अपने मुनफरिद फन का तमाशा दिखाते हैं, मगर अक्सर सिवाय तालियों के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए दूसरे फनकारों की तरह मोहम्मद असलम भी अपने अखराजात पूरे करने के लिए तरह तरह के दूसरे काम भी करने पर मजबूर हैं। ज़ाहिर है पेट पालने के लिए कारोबार तो करना पड़ता है। ये एक मेरा शौक़ था जो मेरा हुनर बना, फ़न बना। इसके अलावा मैं मैजिक करता हूँ, कुछ ड्रामा से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। पहले मैं लिखता रहा हूँ, फिर डायरेक्शन की है, एक्टिंग भी करता रहा हूँ, स्टेज के लिए भी, कुछ मुख्तलिफ चैनल टीवी के लिए भी। तो ज़राए माश के लिए जो जायज़ तरीका है वो मोहम्मद असलम को जहरीले सांपों पर इस कदर कंट्रोल हासिल है कि एक बार उन्होंने हिंदुस्तान के एक स्नैक मास्टर को चैलेंज भी किया था। हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ पर एक पारती सिंह है कोई, उन्होंने पानी के जो स्नैक होते हैं, वाटर स्नैक, 100 जमा करके और एक शो किया और पूरी टीवी मीडिया ने, अखबार मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट किया कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है पारती सिंह जो 100 सांपों में बैठ के दुनिया का आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहा है। उन्होंने चैलेंज किया कि दुनिया में कोई भी माई का लाल हो, किस भी मुल्क से हो, तो हम उसको चैलेंज करते हैं। दिया मैंने उनसे बात की कि या तो आप पाकिस्तान आ जाएं या मैं हिंदुस्तान आता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि ये पानी के सांपों से बच्चों वाला खेलना खेलें, कोबरा में बैठें, लोगों को दिखाएं कि मौत और ज़िंदगी में कैसे लड़ा जाता है। बहुत सारे माई के लाल ऐसे हैं जिसमें एक मैं हूँ। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, देखें जी, मैं अपने लोगों को राज़ी कर रहा हूँ, आप अपने लोगों को राज़ी करें। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने हार मांगी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप सभी की खिदमत में पेश करता हूँ जुगनू टैलेंट शो, खतरों के खिलाड़ी, देखती आंखें और सुनते कानों को। जुगनू टैलेंट शो की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं फन की जानिब। आप सबके गली गली में बड़े बड़े फनकार पड़े हैं जो जमाने की नाकदरी का शिकार हैं। इन्हीं में एक फनकार जुगनू भी है। उसके दांत बज़ाहिर तो आम से हैं, मगर कुदरत ने शायद उसके दांतों को लोहे की तरह मजबूत बनाया है। कोयलों में पीस के ना उसके अंदर हल्का सा नमक डालता हूँ। नमक डाल के, ये किकर नहीं होता, किकर का हम छवड़ उतारते हैं, उसके नीचे से सफ़ेद सफ़ेद कलर की लकड़ी निकलती है बारीक बारीक। उसको मैं धूप पे रख देता हूँ सूखने के लिए। वो 3-4 दिन बाद सूख जाती है। फिर मैं उसको पीस के ये कोयला, नमक और इसमें मिक्स करता हूँ और अच्छी सी कोई टूप ले लेता हूँ। वो टूप भी मिक्स करके इतना सा डब्बा बना के घर रख देता हूँ और रोज़ाना सर इस्तेमाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये नौजवान हमें क्या दिखा रहा है। फिर उसने एक ईंट पर अपना एक हाथ रखा, हाथ पर एक और ईंट रखी और दूसरे हाथ में एक ईंट उठा ली। या इलाही, ये क्या करने वाला है? अरे इसका हाथ, मेरे खुदा, अगर ये ताकत है तो माशाअल्लाह, और तकनीक है तो सुभान अल्लाह। इस सरिये को हम अपनी गर्दन पे लपेटने का फन अंदाज आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे ये सरिया मैंने अपनी गर्दन पर लपेटा है, अभी दूसरा सरिया लपेटने का अंदाज। अरे वाह, जुगनू ने लोहे की सलाखें अपनी गर्दन के गिर्द ऐसे लपेट ली जैसे ये सलाखें लोहे की नहीं बल्कि धागे की हों। कहाँ की सैर करनी है? कहीं की नहीं, चलो मैं आपको कराची में गया था। बच्चे के साथ क्या तमाशा दिखाओगे भाई? बच्चे को कुछ हो गया तो पराया बच्चा है।
कुछ नहीं हुआ, बच्चा भी खुश है और देखने वाले भी। 80 किलो का इंसान मैं अपने दांतों के साथ उठाऊंगा। फन अच्छा लगे तो क्लैपिंग जरूर कीजिएगा। मगर बच्चा तो बच्चा, जुगनू ने कम से कम 80 किलो का बंदा भी दांतों से उठा लिया। और जुगनू के दांतों ने मोटरसाइकिल वाले के साथ जो कुछ किया वो वाकई बड़ा दिलचस्प था। जुगनू के करतब वाकई कमाल के थे। वो जो फनकार की जान, ये मैंने अपनी शारक पे। मगर साथ ही हम ये भी सोच रहे थे कि अगर इस नौजवान को कोई बाकायदा रोजगार मिल जाए तो क्या फिर भी ये इसी तरह अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा? अभी एक तमाशा और बाकी है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का तमाशा। मोटरसाइकिल चलाना वैसे भी एक सर्कस ही लगता है। दो पहियों पर बगैर किसी सहारे के ये सवारी सड़क पर अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए दौड़ी चली जाती है। लेकिन मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना ये दुनिया का सबसे मकबूल सर्कस है और हमारे पाकिस्तान में भी ये सर्कस दिखाने वाले एक से बढ़कर एक हैं। ये करतब दिखाना बराह रास्त मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। हादसात भी होते हैं और ऐसे ही एक हादसे में शाहिद नामी ये नौजवान माजूर हो गया, जिसे ये शौक, ये रोजगार और ये फन विरसे में मिला है। मैं थका हुआ था और ईद का दिन था। ईद को सुबह काम चलता है 8 बजे, सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक चलता है। तो तिलबासी ईद थी, मैंने गाड़ी उठाई, मैं एकदम ऊपर ले गया और ऊपर ले जाती गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर होगी, हाथ के कंट्रोल से बाहर होगी और गाड़ी बाहर निकल गई और बाहर निकल गाड़ी ऊपर जाके फंस गई थी। मैं पहले गिर गया नीचे, उसके बाद गाड़ी मेरे कमर पे आके गिर गई और मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। शाहिद के चेहरे पर अपनी माजूरी का कोई मलाल नजर नहीं आता, क्योंकि उसका सर्कस चल रहा है। उसकी जगह अब दूसरे बाजीगर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। शाहिद को इत्मीनान इस बात का है कि वो लोगों को महसूस करता है। लोग सर्कस देखते हैं, खुश होते हैं और कुछ देर के लिए जिंदगी की फिक्रों को फरामोश कर देते हैं। इससे हम आवाम को तफरी मुहैया करते हैं, खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं लोगों के जो परेशान हैं, तंगियां हैं, उनके ज़हन जो टेंशन में होते हैं वो उनकी टेंशनें ख़त्म होती हैं। शाहिद फितरतन बेखौफ वाक़े हुआ है। वो बचपन ही से खतरात से खेलने का शौकीन था। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं दुनिया में एक वो काम करूं जो एक सबसे अलग और ख़तरनाक हो। मैं गाड़ी बहुत गंदी चलाता था। लोग जो ये तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के ऊपर से फासला रखते हैं, ऊपर जहाँ इसका एंड होता है, ठीक है, लेकिन मैं उसके बिल्कुल सिरे पे जाके चलाता था गाड़ी। मेरे में ये बड़ी खूबी थी और इससे मेरे वालिद साहब भी मुझे मना करते थे कि ये तो मत किया अगर ये खतरनाक होता है। शाहिद को भी इसी बात का गिला है कि इनके रोजगार और इनके फन को कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है। हमारे जो कारोबार हैं, हमारे कारोबारों को गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती नहीं होती और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमें सरपरस्ती दे। हम इन जादूगरों, बाजीगरों और करतब दिखाने वालों के तमाशे देखकर खुश होते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि ये लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए अपनी जान रोज खतरे में डालते हैं?
दुनिया के मुहज़्ज़ब तरक्की याफ्ता ममालिक में हर तरह के फन की सरकारी सरपरस्ती की जाती है, उनकी पजीराई होती है। मगर हमारे इन हर फन मौला फनकारों का न कोई हाल है और न ही मुस्तकबिल। आखिर क्यों, आखिर कब तक, सोचना तो चाहिए।